गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायमेंशन क्लासेस। और आज हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स का डेफिनेशन देखेंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग इनर्शिया किसको बोलते हैं, ठीक है, इनर्शिया का लॉ क्या होता है, फिर फोर्स का क्या लॉ होता है, न्यूटन्स जो लॉ दिए थे 3 लॉ फोर्स पर, उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम लोग किसी लिफ्ट में किसी एक बॉडी का कोई भी, अगर हम लोग लिफ्ट का यूज़ किए ही है अपने डेली, मतलब कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो लिफ्ट का यूज़ नहीं किया होगा, तो लिफ्ट के अंदर अगर एक्सेलरेशन को चेंज किया जाए तो उस पर हम लोग का वेट पर कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही कनेक्टेड बॉडी जैसे जो कि पुलिस का प्रॉब्लम होता है वो उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं फोर्स। क्या होता है फोर्स? जनरली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया एफर्ट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई हम कुछ एफर्ट लगाते हैं उसको मूव कराने के लिए या उसको रोकने के लिए, या फिर उसका डायरेक्शन, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं ना, उस एफर्ट को हम लोग कहते हैं फोर्स, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्ट वो हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हैं और रुके चाहे नहीं रुके, हम लोग कोशिश किए, दैट्स इनफ, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स। अगर वो बॉडी को हम लोग किसी स्टेशनरी बॉडी को हम लोग अगर धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं और वो अगर नहीं मूव करे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के द्वारा जो एफर्ट लगाया गया दैट एफर्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। देखिए पुश और पुल विच 3 तरह से काम करेगा। पहला, प्रोड्यूस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो उस पर हम लोग जो एक्सटर्नल इफर्ट लगा रहे हैं वो मूव करने लग जाए, तो इसके एक खड़ा ट्रक है उस पर हम लोग पुश कर रहे हैं, नहीं धकेल सके, नहीं उसको एक जगह दूसरी जगह मूव करा सके, एक जगह से दूसरी जगह अगर नहीं मूव करा सके, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के द्वारा ट्राई किया गया एफर्ट ही हम लोग का फोर्स कहलाएगा, ठीक है। अगर मूव कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तब भी अच्छी बात है, तब दोनों ही तरह से क्या बोलेंगे कि हम लोग फोर्स लगाए हैं, ठीक है। दूसरा, स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूविंग है चल रहा है तो उसको चाहे रोक पाए चाहे नहीं पाए, ठीक है, हम लोग के द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल एफर्ट ही हम लोग का फोर्स कहलाएगा। तो स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप मूविंग बॉडी और चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स हम लोग समझ गए कि हम लोग के द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल एफर्ट किसी बॉडी पर फॉर मोशन या फॉर रेस्ट या फॉर डायरेक्शन चेंज, ये क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। मतलब क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो क्या रेस्ट में रहना चाहता है? क्या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या मोशन में ही रहना चाहता है? और कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, हम लोग अगर कोई फोर्स नहीं लगाए तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा? हाँ, ये चीज़ तो समझ में आता है कि अगर आज हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें और कल सुबह फिर से आए तो वो ऑब्जेक्ट उसी जगह पर रहेगा अगर उस पर कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे। सेम जगह पर, सेम प्लेस पर, बिना कोई मूवमेंट का वैसे ही रहेगा। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो क्या वो रुकेगा नहीं? हाँ, जनरली रुक जाता है। तो होता क्या है कि उसमें एयर फ्रिक्शन हुआ या फिर जिस सतह पे चल रहा है, जिस सरफेस पे चल रहा है, उसके कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, इस कारण से वो बॉडी रुक जाता है। तो अगर हम लोग इन सारे एक्सटर्नल
एयर फोर्स, एयर रेजिस्टेंस या फिर सरफेस के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये सारे को अगर नेग्लेक्ट करें तो कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। क्यों? क्योंकि उसको रोकने के लिए हम लोग कोई अगर फोर्स नहीं लगाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा, कोई बॉडी अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, और कोई जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करे, एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे। और या तीसरा, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस पे उसका डायरेक्शन तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि हम लोग कोई फोर्स न लगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है, सिंपल थर्ड लेवल में थेथरपनी बोलेंगे कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हम भाई मूव करते रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे, हम परिवर्तन नहीं लाएंगे। दैट इज क्या है? दैट इज इनर्शिया है। हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्व, जड़त्व का सिद्धांत। ठीक है, तो इनर्शिया, आइए इनर्शिया को देख लेते हैं। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसका अपने आप का प्रॉपर्टी है, अपना प्रॉपर्टी है ऑफ द बॉडी, किसका? बॉडी का, बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैनॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, आप गाड़ी को पार्क करते हैं रात में, सुबह क्या वो कहीं दूसरा जगह चला जाता है? नहीं। क्या होता है? उसी जगह पर सेम स्टेट में, जैसा स्टीयरिंग छोड़ के गए थे वैसे, जैसा लॉक करके गए थे वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो वो अपना स्टेट को नहीं चेंज करता है। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन देयर ओन इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी को कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो इसी को इनर्शिया या हिंदी में कहते हैं जड़त्व का सिद्धांत। ठीक है, तो इसी पे एक दिया गया स्टेटमेंट कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए बाहरी हम लोग को कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा मतलब जरूरत पड़ेगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन दिया था? गैलीलियो। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो एक साइंटिस्ट का नाम है। ये गैलीलियो साहब ही बोले थे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली तो उसको कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत। हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का सिद्धांत। ठीक है, अपना जैसा उसको जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है। इसको कौन दिया था? तो गैलीलियो। तो ये इनर्शिया हम लोग समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है जी? तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर एक छोटा सा वर्ड में बोला जाए तो सिंपल से बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। तो मोमेंटम ऑफ किसको बोलते हैं? तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। किसी बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन किसको बोलेंगे भाई? मोशन समझ पढ़े थे हम लोग। मोशन समझ में आ कि एक प्लेस से दूसरा प्लेस में चले तो उसको मोशन बोलेंगे, बॉडी इज इन मोशन। लेकिन अब क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होता है? तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कि भाई ये कोई मोशन, कुछ मोशन कर रहा है हम लोग, तो मेरे तरफ आ रहा है, अब इसको रोकने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ा, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन। कैसे? तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, बाय मोमेंटम ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ये जो बॉडी मेरे पास मेरे तरफ आ रहा है, यूनिट टाइम में मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स को ही हम इसको रोकने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं, इसी फोर्स को कहते हैं मोमेंटम। तो हम लोग समझ गए मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, हम लोग समझ गए। तो मोमेंटम को हम लोग और अच्छा से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बड़ा सा पहाड़ का पत्थर, पहाड़ से एक बड़ा पत्थर लुढ़क के आ रहा है। ठीक है, और एक छोटा पत्थर भी लुढ़क के आ रहा है। ठीक है, ऐसे लुढ़क के आपकी तरफ
आपकी तरफ आ रहा है, तो आप बताइए सेम हाइट से एक छोटा पत्थर आ रहा है, एक बड़ा पत्थर आ रहा है, तो आप किसको रोकने में सक्षम हैं और किसको रोकने में सक्षम नहीं है? किसको रोक सकते हैं आप? तो एक छोटा, जाहिर सी बात है, एक छोटा पत्थर रहेगा तो उसको हम लोग इजीली रोक लेंगे, कैच कर लेंगे। लेकिन इतना बड़ा पत्थर आ जाएगा, बोल्डर आ जाएगा बड़ा सा, तो उसको हम लोग रोक सकेंगे? नहीं रोक सकेंगे। तो क्या होगा? बोलेंगे जितना बड़ा मास उतना बड़ा फोर्स लगेगा, उतना बड़ा उसका मोमेंटम है। सिंपल सा, मास बड़ा, मोमेंटम बड़ा, मास बड़ा, मोमेंटम बड़ा। ठीक है, सिंपल सा चीज है। मास जितना, इतना बड़ा बोल्डर आए, रोक नहीं सकेंगे, सिंपल सा चीज है। अब मास के टर्म में समझ में आ गया। तो अगर आप दूसरे टर्म में समझे तो एक मानिए, अब एक बुलेट, जो गोली होता है गन का, बुलेट निकाल लिए हैं, ठीक है, दो बुलेट है, एक बुलेट हाथ में पकड़ लिया, एक बुलेट गन के अंदर है, ठीक है, और आपके तरफ कोई आपके फ्रेंड उसको फेंका है, तो हाथ से फेंका हुआ बुलेट को आप आराम से रोक लेंगे, लेकिन एक गन से निकला हुआ बुलेट को क्या आप रोक सकेंगे? नहीं। सिंपल सा बात है कि ज्यादा वेलोसिटी, अगर कम आपको ऐसे फेंका गया वेलोसिटी, तो कम वेलोसिटी में आप तो उसको ऐसे कैच कर लीजिएगा। तो वेलोसिटी ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा। तो इससे हम लोग समझ रहे हैं कि मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P इज मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका यूनिट बताइए, यूनिट क्या हो जाएगा? मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। ठीक है, डायमेंशन के टर्म में बात करें तो डायमेंशन क्लासेस आप देख रहे हैं, डायमेंशन के टर्म में क्या बात करेंगे? तो डायमेंशन हो जाएगा एम, ठीक है, मास का एम हो गया, और इसका हो जाएगा एल टी माइनस वन। कैसे? तो मास का एम और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। ठीक है, तो एम एल टी माइनस वन या एम वन एल वन टी माइनस वन। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम। तो अभी तक हम लोग मोमेंटम समझ लिए। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या सिंपल से उसको लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन जो है 3 लॉ है। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे ही नाम रखा गया है। तो हम लोग देखते हैं क्या करके। तो फर्स्ट लॉ बोलता है अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it acted upon by some external force to change its state। मतलब अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा तब जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे, या अगर वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो यही है फर्स्ट लॉ। ठीक है, हम लोग पहले भी इसको डिस्कस किए हैं। तो ये है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the external force applied on the body, and this change take place always in the direction of the force applied to the body। ठीक है, तो सेकेंड लॉ बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंजिंग है, जिस रेट से बदल रहा है टाइम के साथ, है ना, तो टाइम के साथ जैसे जैसे लीनियर मोमेंटम बदलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे समझिए तो ये सेकेंड लॉ को इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई छोटा मोमेंटम है, ठीक है, स्मॉल मोमेंटम dp जो कि चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इसी को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट इसी को बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज मतलब अभी कुछ मोमेंटम था, बाद में कुछ हो गया, लेकिन इस टाइम किस टाइम भी चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का।
ठीक है, ये बोला गया इज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू ऑन द बॉडी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये क्या होगा, डी पी की जगह हम लोग जानते हैं, थोड़ा देर पहले पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इट्स वेलोसिटी, तो m इंटू वी हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो m इज अ मास ऑफ बॉडी एंड v इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मास को बाहर निकाल देंगे क्योंकि मास किसी भी बॉडी का फिक्स होगा, dv बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू f। तो ये जो dv बाई dt वो क्या कहलाएगा, वो एक एक्सेलरेशन है, dv बाई dt क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k m इंटू a, ठीक है। इस कांस्टेंट k जो है सीजीएस में 1 होता है, तो f इज इक्वल टू m इंटू a, दिस इज द मेजर। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन इस तरह से ही पूछता है कि फोर्स जो है सेकेंड लॉ से हम लोग मेजर कर सकते हैं, और फर्स्ट लॉ इसको क्या करता है, फर्स्ट लॉ इसको डिफाइन करता है। किसको, फर्स्ट लॉ दो चीज़ को डिफाइन करता है, पहला फोर्स को डिफाइन करता है और दूसरा इनर्शिया को डिफाइन करता है। तो एक और जो सेकेंड लॉ है ये क्या करता है, मेजर ऑफ फोर्स को बताता है, कितना मेजर ऑफ फोर्स, मेजरमेंट बताता है, फोर्स का मेजरमेंट बताता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि मेजर ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द सेकेंड लॉ, और वहीं अगर पूछेगा डेफिनेशन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय तो फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ से फोर्स को डिफाइन करते हैं, इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, और सेकेंड लॉ से मेजर ऑफ फोर्स निकालते हैं, कितना मेजरमेंट हुआ फोर्स का। कैसे निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो कैसे निकला सेकेंड लॉ से, देखिए सेकेंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp मतलब p1 बाई p2 माइनस p1, और रेट कर लेंगे तो डिवाइड बाई t, कितना टाइम में, तो dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ p मतलब p क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी कर दिए, मास कॉमन किसी कोई बॉडी के लिए मास उसका फिक्स रहेगा, तो मास कांस्टेंट टर्म हो गया, मास बाहर निकालेंगे, dv बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कांस्टेंट को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए वैल्यू 1 के बराबर होगा, तो f इज इक्वल टू m इंटू ए। और थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, that is force of action and reactions are always equal and opposite। मतलब अगर हम इस पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बोर्ड के द्वारा भी मेरे ऊपर कुछ फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो मानिए फोर्स ऑफ ए बी, मतलब फोर्स अगर कोई फोर्स लगाया जा रहा है ए के द्वारा, मानिए ए एक ऑब्जेक्ट है, बी दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो अगर ए के द्वारा बी में कोई फोर्स लगाया जा रहा है तो ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में बी के द्वारा भी ए पर कोई फोर्स लगाया जाता है, दैट इज ये, ठीक है। अंतर कितना होगा, तो सिर्फ ये कि ये दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक अगर पूरब की तरफ लगेगा दूसरा पश्चिम की तरफ लगेगा। इसी सिद्धांत पे हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग जो जितना फोर्स लगा रहे हैं ग्राउंड के द्वारा भी उतना ही फोर्स लगाया जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फोर्स लगाए पैर से फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड हम लोग पर फोर्स लगाता है जिस पे हम लोग आगे चलते हैं। मान लीजिए एक टेबल पे कोई बुक रखा गया है, तो इस पे ये बुक जो है टेबल पर mg फोर्स लगा रहा है, और उसी के सपोर्ट में ये जो टेबल है एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, जिससे क्या है ये जो बुक है स्थिर है किसी टेबल के ऊपर। तो थर्ड लॉ हर जगह एप्लीकेबल है। क्या है थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इक्वल होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये एफ ए बी और एफ बी ये दोनों बराबर है, माइनस साइन सिर्फ ये कहता है कि दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है,
ठीक है, तो ये 3 लॉ को समझ लिए हम लोग। जो हम लोग का है अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। मान लीजिए सपोज एक लिफ्ट है, एलिवेटर है, ठीक है। हम लोग लिफ्ट का यूज़ सभी कोई किए हैं, जिसमें क्या होता है कि हम लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं और लिफ्ट में चढ़कर एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर में हम लोग जाते हैं, बटन दबाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितना एक फ्लोर है उसका बटन दबाते हैं और हम लोग लिफ्ट हम लोग को उस फ्लोर पे पहुंचा देता है। तो हम लोग लगभग सभी कोई लिफ्ट का या एलिवेटर का उपयोग किए हैं। तो उसके अंदर जो मैन है, हम लोग हैं, कोई भी है, उसका वेट पर क्या असर पड़ता है, कितना अंतर पड़ता है, क्या होता है, इसी के बारे में जानेंगे आज। तो देखिए, मान लीजिए लिफ्ट है, इसके अंदर एक आदमी है जिसका मास जो है वो कितना होगा, तो ऑब्वियस बात है mg होगा, m होगा मास और वेट, ग्राउंड की तरफ mg फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसी के ऊपर रिएक्शन r लगेगा इस तरह से। तो कभी भी रिएक्शन फोर्स जो होता है वो वेट ऑफ द बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो मान लीजिए जब लिफ्ट रेस्ट में है, व्हेन, पहला कंडीशन क्या है, व्हेन लिफ्ट इज इन रेस्ट मोड में जो है, तब कितना होगा, आर जो होगा वो रिएक्शन जो होगा, एक्चुअल वेट जो होगा वो उसका मैंने अपरेंट वेट जो कितना एक्चुअल वेट के बराबर होगा, दैट इज mg, ठीक है। अब जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर कोई बॉडी है तो एक्सीलरेशन वहाँ कुछ नहीं होता है। तो जब एक्सीलरेशन ही नहीं है, एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 है, तो वेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब ये क्या है, एक तरह का रेस्ट का ही केस हो जा रहा है। तो जब व्हेन लिफ्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, सो अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट के बराबर होगा। उस केस ऑफ मतलब रेस्ट वाला केस ही हो जाएगा। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि लिफ्ट जो है वो सम एक्सेलरेशन a के साथ ऊपर जा रहा है। तो ये एक, जब कुछ नहीं है तो r एक फोर्स लग रहा है, mg एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, r एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है कि भाई लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक रिजल्टेंट फोर्स हो रहा है कि कितना, तो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू ma के बराबर हो रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू ma के बराबर हो रहा है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि ये बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स, टोटल फोर्स इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, तभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बड़ा है रिएक्शन, ये छोटा है जो ग्राउंड की तरफ, अर्थ की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये बड़ा होने के कारण ही ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, अब ये देखिए, हम लोग को अपरेंट वेट निकालना, आदमी के जो है अंदर आदमी जो है उसका अपरेंट वेट क्या हो जाएगा। तो आर को हम लोग, अब ये आर हम लोग को निकालना है, तो R इज इक्वल टू, ये टोटल फोर्स इधर आ जाएगा, तो F प्लस mg, F कितना है ma के बराबर, ma, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma प्लस g। मतलब क्या, R जो है जब चुपचाप लिफ्ट कुछ मोशन में नहीं था, जब रेस्ट में था, तो R इक्वल टू mg लग रहा था, देखिए, ठीक है। बट जब ये सम एक्सेलरेशन a के साथ ऊपर बढ़ने लगा तो बन गया R जो है वो ma प्लस g, कुछ एक्सेलरेशन लगने लगा, उसको ऐड कर दिए हम लोग 9.8 में। मतलब R जो है वो, ये R1 अगर कहलाए तो R1 इज ग्रेटर देन mg।
ठीक है ना। तो जैसे ही व्हेन लिफ्ट इज इन एक्सेलरेशन मूविंग अपवर्ड देन R is ग्रेटर देन mg। क्या होगा, आदमी का जो अगर वेट 50 किलो है तो 50 किलो से बढ़कर कुछ और हो जाएगा, 50, 55, 60 कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। चौथा कंडीशन है जब ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगने लगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने लगे, तो रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू ma किधर लगेगा, नीचे। नीचे क्यों लगेगा, तो mg जो फोर्स है, mg जो टुवर्ड्स अर्थ डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है ये बड़ा हो जाएगा इससे, तभी तो ये नीचे की तरफ आने लगेगा। तो ये रिएक्शन जो है, ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा क्या, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स। कितना कैसे लिखेंगे, mg बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू F टोटल फोर्स। तो यहाँ mg माइनस R इज इक्वल टू ma, ये R को उधर ले जाएंगे, ma को इधर ले आएंगे तो R प्लस हो जाएगा, ma माइनस हो जाएगा। mg माइनस ma इज इक्वल टू R, सो R इज इक्वल टू mg माइनस a। ठीक है, मतलब क्या, g 9.a है, a कितना है, a उससे कम है। ठीक है, और घट गया, मतलब R जो है वो छोटा है किससे, mg के। मतलब अगर बॉडी अगर a एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है, नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग अपने आप को हल्का महसूस करने लगेंगे। ठीक है, हम लोग का अगर वजन 70 किलो है तो हो सकता है हम लोग 60 किलो का वजन फील करने लगेंगे, 40 किलो का फील करने लगेंगे, घट जाएगा हम लोग का वजन। अगर एक वजन करने वाला वेइंग मशीन को रख दे और उस पर खड़ा हो जाए तो हम लोग का एक वजन जो है वो कंटिन्यूसली हम लोग देखेंगे वजन जो है हम लोग का घट गया है। तो चौथा कंडीशन क्या है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with acceleration a then R is less than mg। अच्छा, पांचवा कंडीशन ये बन जाए कि ले भाई यहाँ से लिफ्टेड टूट गया, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है या एक्सेलरेशन जो a है वो g के बराबर हो गया, धड़ाड़ा के गिरने लग गया, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो है ये क्या बन जाएगा, mg माइनस जी इज इक्वल टू R। g माइनस जी कितना हो जाएगा, a जो है वो g बन गया, तो क्या हो जाएगा, g माइनस जी 0। तो हम लोग R क्या फील करेंगे, अपरेंट वेट फील करेंगे कि हम लोग का बॉडी कितना हो गया, एकदम मासलेस हो गया है, मतलब कोई वेट नहीं है, वेटलेस। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि वेटलेसनेस का कंडीशन मतलब जो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जगह बराबर हो गया है। तो एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए तो हम लोग का जो वजन है वो वेट जो है वो 0 हो जाएगा। हम लोग कितना हो जाएगा, 0। तो व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with acceleration g with acceleration due to gravity, तो r इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, एक केस और बन सकता है क्या, कि अगर देखिए a हमेशा छोटा होगा, ठीक है, a हमेशा छोटा होगा। अगर a का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से के वैल्यू से बड़ा हो जाए, मतलब अगर a का वैल्यू 9.8 से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए इक्वल टू आर। तो जी अगर ए बड़ा हो गया तो नेगेटिव वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो एम जो आर होगा, आर इज नेगेटिव। तो सारा का ये बॉडी जो है हम लोग का कैसा होगा, ऐसे तो यहीं पर तो जीरो हो गया था, अब ये नेगेटिव मतलब क्या है, ऊपर उठने लगेगा, ये हम लोग सीलिंग में चिपक जाएंगे। ये गिरते जब रहेगा, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी हाई स्पीड से, हाई एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज़्यादा एक्सेलरेशन से जब अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, ये बॉडी में कोई वेट नहीं रहेगा, जीरो से भी माइनस हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा। जो वेइंग मशीन है वो जीरो क्या माइनस में शो करने लगेगा, तो ये बॉडी जो है उठ के चिपक जाएगा सीलिंग में। ये छठा कंडीशन बन जाएगा, when lift is moving downward with acceleration more than g, then r is negative and body will stick to ceiling। बॉडी विल स्टिक टू सीलिंग। ये 6 कंडीशन को याद रखिएगा, लिफ्ट का सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन में क्या देखें, जब बॉडी रेस्ट में है तो हम लोग लिफ्ट का अंदर जो आदमी है उसका अपरेंट वेट उसका जो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। जब यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब कुछ नहीं, जो उसका एक्चुअल वेट है वही उसका अपरेंट वेट है। जब लिफ्ट मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, तो आर जो है वो एम इंटू जी प्लस ए के बराबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा, मतलब जितना वजन है उससे ज़्यादा वो फील बताएगा वेइंग मशीन। और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो आर का वैल्यू छोटा हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, एम जी से भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसका एक्चुअल वेट mg है उससे कम हो जाएगा। और व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही अगर गिरने लग जाएगा तो हम लोग वेटलेसनेस को फील करेंगे, हम लोग का वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर छोटा हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन द लिफ्ट अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये आर जो है मतलब अपरेंट वेट ऑफ द मैन इनसाइड द लिफ्ट इज नेगेटिव, और लिफ्ट का जो आदमी है वो सीलिंग में जाकर टकरा जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये 6 कंडीशन है। टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टेड मोशन। ये जनरली पुल्ली वाला क्वेश्चन है। कैसे होता है, मान लीजिए एक पुल्ली है और इसके दोनों साइड में एक एक मास लगा दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, एक कंडीशन है m1 इज ग्रेटर देन m2, और ये कितना हो जाएगा, m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा कोई भी जो वेट होगा किसी भी बॉडी का वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन मिलेगा। स्ट्रिंग में कितना, एक टेंशन T जनरेट होगा। ठीक है, और अगर ये बॉडी एक्सेलरेशन A के साथ नीचे गिरेगा तो सेम एक्सेलरेशन जिससे वो नीचे एक ही स्ट्रिंग से लगा हुआ उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम लोग को ये 2 चीज़ निकालना है, क्या कि एक्सेलरेशन कितना होगा, इसको बोलते हैं कॉमन एक्सेलरेशन, और टी भी कॉमन है, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम रहेगा, तो कितना होगा, तो ये इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितना कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोनों बॉडी को, ठीक है दोनों एक ही साथ एक ही स्ट्रिंग में लगा हुआ है, लेकिन हम लोग दोनों बॉडी का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। इसी को जैसे कि इसको हम लोग लिखे हैं क्या, देखिए इतना पार्ट को अलग कर दीजिए, ठीक है, और इसका इतना पार्ट को अलग कर दीजिए, तो अलग अलग लिखेंगे फ्रीली, इसको फ्री कर देंगे तो बहुत जगह सुनने को मिलेगा आपको फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम यही है, क्या है, देखिए एक एक बॉडी का अलग अलग डायग्राम आ रहा है। फॉर M1 क्या हो जाएगा, ये M1 मास है,
नीचे की तरफ क्या लग रहा है, देखिए जो डायग्राम बता रहा हूँ वही लिखेंगे, m1g, ऊपर की तरफ t लग रहा है, और ये एक्सेलरेशन a से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ गिर रहा है, दैट इज द रिजल्टेंट नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स कितना हो जाएगा m1, और एक्सेलरेशन a से गिर रहा है, तो m1a इज द नेट फोर्स, कितना हो जाएगा m1a, ठीक है। तो ये बड़ा है m1g, तभी ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स। रिजल्टेंट से पता करेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बड़ा फोर्स m1g माइनस छोटा फोर्स t इज इक्वल टू m1a, ठीक है। इस तरह से लिख लिए, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। अच्छा छोटा, अब दूसरा m2 बॉडी के लिए, मान लीजिए ये बॉडी m2 है, कितना नीचे लगेगा m2g, ऊपर कितना लगेगा टेंशन t, एक्सेलरेशन किधर की तरफ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ a काम कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लग जाएगा m2a, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मास m2, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये t क्या होगा, बड़ा होगा, ये छोटा होगा फोर्स, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स, तो कितना हो जाएगा t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ठीक है। तो इससे ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, t, इसको पहले लिखते हैं m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, और इक्वेशन नंबर 2 बोलता है t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये t खत्म, तो बचेगा m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो दोनों में से a को कॉमन निकाल लेते हैं, m1 प्लस m2, m1 देखिए इसमें भी g कॉमन निकाल सकते हैं, तो m1 m2 g इज इक्वल टू इतना, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन दोनों बॉडी में एक्सेलरेशन इतना होगा, इसमें भी इतना से नीचे आएगा, इसमें इतना एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो हम लोग टेंशन निकालना है। अब एक तरीका है, ये एक्सेलरेशन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो टेंशन निकल जाएगा, या फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1/2। तो क्या लिखेंगे, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a डिवाइडेड बाई t माइनस m2g, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। तो ये डिवाइड कर देने से हम लोग को क्या मिलेगा, a खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 m2g माइनस m2t इज इक्वल टू m1t माइनस m2g। ये m1t इधर है, m2t इधर है, इसको उस साइड ले जाए, इसको इस साइड ले जाए, तो m1t प्लस m2t इज इक्वल टू ये m1 m2g, m1 m2g प्लस m1 m2g, ये दोनों सेम चीज़ है, दैट इज 2m1 m2g, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू m1 प्लस m2t, तो t इज इक्वल टू 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2, दिस इज द टेंशन। 2m1 m2g इज इक्वल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो यहाँ टेंशन लिख सकते हैं, टेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम लोग दोनों के बीच का कॉमन एक्सेलरेशन और टेंशन हम लोग
निकाल सकते हैं कनेक्टेड बॉडी का। तो यही कंसेप्ट को फॉलो करके हम लोग आगे सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग सारे पॉइंट को एक एक करके कवर किए। किसी हम लोग फोर्स कहते हैं, किसी लिफ्ट के अंदर में कितना वेट हम लोग फील करेंगे जब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, एक्सेलरेशन को हम लोग लिफ्ट के एक्सेलरेशन को हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग कितना फोर्स फील करेंगे किसी लिफ्ट में। साथ ही कनेक्टेड बॉडी को कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, मतलब कनेक्टेड बॉडीज़ का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका H.C. वर्मा सर का जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे H.C. वर्मा सर का बुक से, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स 4th चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल में अभी तक अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसमें ऑल में क्लिक कीजिए ताकि फर्दर कोई भी वीडियो बनाए तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कुछ भी कमेंट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना व्यू शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।